हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ पर आपको डिफरेंट स्टडी मटेरियल मिलेगा रिलेटेड टू 9th क्लास, 10th क्लास, नीट, आईआईटी एंड बीएससी एग्रीकल्चर। आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियो मिल जाएगी यहाँ पे। उसके अलावा ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल एंड उसके अलावा टाइम टेबल और लाइव चैट, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इस फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। I, Suman, going to teach you the biology, and our first topic for biology is digestion and absorption। अगर मैं बात करूँ लिविंग बींग्स की, तो उनमें डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? फूड। और फूड को यूटिलाइज करने के लिए हमें डाइजेशन करना पड़ता है, क्योंकि विदाउट डाइजेशन फूड की कोई भी फॉर्म एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है ह्यूमन बॉडी की? बेसिक रिक्वायरमेंट बाय एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दो चीज़ें रिक्वायर होती हैं मेन। फर्स्ट वन इज़ फूड एंड सेकेंड वन इज वाटर। वाटर की रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है? अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है हमारी बॉडी में, उन सब के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा बॉडी को डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड की। फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? हमारी बॉडी में डे टू डे जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है या फिर जो भी हम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उन सबको वर्कआउट करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें मिलता है फूड से। फूड का सबसे बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन सा होता है जो हमें मिलते हैं फूड से? दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड वन इज़ प्रोटीन एंड द थर्ड वन इज़ फैट। उसके अलावा माइनर अमाउंट्स में हमें रिक्वायरमेंट होती है विटामिन्स की प्लस मिनरल्स की। तो इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमें हमारी बॉडी में होती है अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। उसके अलावा जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसकी एनर्जी के लिए। तो ये सब फॉर्म हमें फूड में किस फॉर्म में मिलती है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलती है, जो हम डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो फूड के अंदर जो भी हमें कंपोनेंट्स मिलते हैं वो सब होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। उनको डाइजेशन करने के लिए ज़रूरी है कि वो कन्वर्ट हो जाए सिंपल फॉर्म में और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, मतलब ऐसी फॉर्म जिसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाए। तो फूड को कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है कॉम्प्लेक्स से सिंपल या एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। तो ये जो प्रोसेस होती है फूड को कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में कन्वर्ट करने के लिए, इस प्रोसेस का नाम दिया जाता है डाइजेशन, जो हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप डिटेल में पढ़ेंगे। डाइजेशन कैसे होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, या कौन कौन से एंजाइम्स जो अलग अलग रोल प्ले करेंगे फूड के अलग अलग कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए। तो डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को, जो हमने खाया है, उसको सिंपल, एब्जॉर्बेबल और सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ताकि इसका डाइजेशन हो पाए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आगे। डाइजेशन, हमने पढ़ लिया डाइजेशन क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि डाइजेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है। डाइजेशन में दो चीज़ें आती है। फर्स्ट वन आती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, जिसके अंदर से फूड पास होता है। उसके बाद इसके अंदर आता है जो भी एसोसिएटेड ग्लैंड है, लाइक माउथ से लेकर एनस तक, जो ये कंप्लीट पाथ है जहाँ से फूड पास होता है, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। उसके अलावा दो ग्लैंड्स होती है जिनको बोलते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड, जिसके अंदर से फूड पास नहीं होता, बट वो सिक्रीशन करते हैं, जिसकी हेल्प से फूड का डाइजेशन होता है। तो अगर हम बात करें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आती है,
फर्स्ट वन इज एलिमेंट्री कैनाल एंड द सेकेंड वन इज एसोसिएटेड ग्लैंड। दैट मीन्स ऐसी ग्लैंड्स जो एसोसिएटेड है डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल के साथ। तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स के अंदर आता है हमारा लीवर और पेनक्रियाज, जिसके अंदर से फूड पास नहीं होगा बट उनकी सिक्रीशन आएगी हमारी डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करेगी। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है फ्रॉम माउथ टू एनस। तो ये जो पूरा पाथ है जहाँ से फूड पास हो रहा है माउथ टू एनस, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। अब हम डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इस रीजन की, माउथ की, जहाँ से एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हो रही है, उसके बाद एंड हो रही है एनस तक। अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ के अंदर, जिसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, माउथ से हम फूड एनगल्फ करते हैं। एनगल्फ करने के बाद जो हमारी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है वो हो जाती है माउथ से। उसके बाद माउथ में होती है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या होती है? सलाइवरी ग्लैंड्स, जिनका काम होता है सलाइवा सिक्रीट करना। और वी कैन से कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी अमाइलेज, या हम उसको बोल सकते हैं टाइलिन। तो माउथ में सिक्रीशन होगी सलाइवा की। सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम मिलेगा? सलाइवरी अमाइलेज, जिसका दूसरा नाम होता है टाइलिन। उसके अलावा कुछ म्यूकस, बाइकार्बोनेट, लाइसोजाइम वगैरह मिलेंगे, जो हम आगे डाइजेशन प्रोसेस के अंदर पढ़ेंगे। तो मेन हमें यहाँ पढ़ना है सलाइवरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है। तो हमारे माउथ में 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड होती है। द फर्स्ट वन इज पैरोटिड ग्लैंड एंड द सेकेंड वन इज सब मैक्सिलरी ग्लैंड, और वी कैन से सब मैंडिबुलर ग्लैंड, एंड द थर्ड वन इज सबलिंगुअल ग्लैंड। अगर हम इनकी लोकेशन देखते हैं तो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो प्रेजेंट होती है हमारी इस रीजन में, दैट इज चीक्स के पास, नियर द चीक्स। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, वो हमारी प्रेजेंट होती है इस रीजन में, जिसको हम बोलते हैं बिलो लोअर जो, लोअर जो के पास, या हम इसको बोल सकते हैं नियर लोअर जो, इस वाले रीजन के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं सबलिंगुअल की। ये हमारी प्रेजेंट होती है बिलो द टंग, बिलो द टंग, जैसा कि डायग्राम के अंदर दिख रहा है। इसकी लोकेशन है ये वाली बिलो द टंग, और सब मैक्सिलरी ग्लैंड होती है बिलो द जो। तो इन तीनों ग्लैंड में से जो पैरोटिड ग्लैंड होती है ये होती है लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं हम इसको? लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। सभी सलाइवरी ग्लैंड्स में से सबसे बड़ी ग्लैंड, जो हमारी चीक्स रीजन पे है, जैसा कि डायग्राम में भी दिख रहा है। स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड। तो सबलिंगुअल ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, जो कि हमारी बिलो द टंग है। इसके बाद क्वेश्चन आता है इन सब की सिक्रीशन होती कैसे कैसे है। पूरे सलाइवा की बात करें तो आउट ऑफ 100% मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूशन होता है इन तीनों में से वो होता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड का। तो सब मैक्सिलरी ग्लैंड क्या करती है? मैक्सिमम सिक्रीशन करती है। मैक्सिमम सिक्रीशन नियर अबाउट 70% सलाइवा जो होता है वो सिक्रेट होता है सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड से। तो ये तीनों हो गई हमारी सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के बाद हम बात करते हैं फेरिंग्स की। तो फेरिंग्स क्या होता है?
जैसे ही हमने खाना खाया, माउथ में उसकी मिक्सिंग हो गई सलाइवा के साथ, उसके बाद खाना हमारा आता है इस रीजन में। इस रीजन को हम बोलते हैं फेरिंग्स। तो अगर हम बात करते हैं फेरिंग्स की, फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है। कॉमन पैसेज मतलब कॉमन पाथ या कॉमन रास्ता, जहाँ से क्या क्या पास होता है? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड विंड। सांस लेते हैं तो जो विंड जाती है वो भी फेरिंग से पास होगी, और जो हम खाना खा रहे हैं फूड, वो भी फेरिंग से पास होगा। फेरिंग्स के बाद दो डिवीज़न हो जाएगी, एक बनेगी फूड पाइप, एक बनेगी विंड पाइप। तो फेरिंग्स के बाद दो डिवीज़न हो जाती है। फर्स्ट वन इज फूड पाइप, यहाँ एक बनती है विंड पाइप। तो ये दो डिवीज़न हो जाती है। विंड पाइप को हम नाम देते हैं ट्रैकिया, जो हम बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। फूड पाइप को हम नाम देते हैं इसोफेगस। तो यहाँ पर जैसा कि हमें डायग्राम में दिख रहा है, ये होता है फेरिंग्स। यहाँ से जो ये वाला रीजन, जो ये पाइप आ रही है, इसका नाम दे दिया इसोफेगस, और यहाँ से एक जो सेपरेट हो जाएगी वो बन जाएगी हमारी विंड पाइप। उसके अलावा अगर हम विंड पाइप की बात करें या ट्रैकिया की बात करें, इसकी जो ओपनिंग होती है, ट्रैकिया या विंड पाइप जहाँ से पास हो रहा है, इस पाइप की जो ओपनिंग होगी उसको नाम देते हैं हम ग्लोटिस। क्या बोलेंगे इसकी ओपनिंग को? ग्लोटिस। जब हम खाना खाते हैं तो ग्लोटिस या इसकी ओपनिंग हो जाती है क्लोज, ताकि खाना हमारा विंड पाइप में ना चला जाए। तो इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे ढक्कन होता है वैसे एपिग्लोटिस बोलते हैं जिसको। तो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो इसकी ओपनिंग पे होती है, उसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। तो यहाँ से ये इसकी ओपनिंग हो जाएगी ग्लोटिस, इसके ऊपर जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होगा उसको हम बोलेंगे एपिग्लोटिस। तो उसके बाद फेरिंग से हमारा फूड आ गया, क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। फेरिंग से फूड आ गया इसोफेगस में। इसोफेगस हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा? इसोफेगस हमारा स्टार्ट होता है यहाँ नेक रीजन से जाके, देन थोरेक्स, देन टिल एब्डोमन हमारा इसोफेगस वाला रीजन है। तो इसोफेगस कहाँ से जाएगा? नेक से पास होके थोरेक्स, और फिर वो खाने को ले जाएगा आगे स्टमक रीजन में। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है स्टमक। उससे पहले हम टंग और टीथ के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। हाँ, तो हम पढ़ते हैं टीथ के बारे में, क्योंकि हमने पढ़ा माउथ का सबसे पहले कि उसमें सलाइवा होता है। सलाइवा का मिक्सिंग का काम कौन करता है? टीथ और टंग, जो दोनों क्या करती हैं? फूड का मेस्टिकेशन कर देती है, फूड को सलाइवा में मिक्स कर देती है। तो हम वन बाय वन पढ़ते हैं टीथ के बारे में, देन टंग के बारे में। तो टीथ के बारे में क्या है? टीथ की 4 प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट वन इज डायफ्योडोंट एंड द सेकंड वन इज हेट्रोडोंट, देन थीकोडोंट, एंड द लास्ट वन इज ब्यूनोडोंट। ये होता क्या है? हम बात करते हैं डायफ्योडोंट की। डायफ्योडोंट क्या होता है? ह्यूमन की अगर हम बात करें तो 2 सेट की डेंटिशन आती है। 2 सेट में कैसे? सबसे पहले आएंगे टेम्परेरी टीथ, नेक्स्ट आते हैं परमानेंट टीथ। तो ह्यूमन में क्या होता है? सबसे पहले टेम्परेरी टीथ आते हैं, जिनको हम मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ बोलते हैं। उनके जड़ जाने के बाद नेक्स्ट आते हैं परमानेंट टीथ। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? टेम्परेरी टीथ को डेसिडुअस या मिल्क टीथ, और उसके बाद आते हैं परमानेंट टीथ। तो पूरी लाइफ टाइम में क्या होता है? लाइफ टाइम में 2 सेट्स ऑफ टीथ इन लाइफ। कौन सा? टेम्परेरी देन परमानेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायफ्योडेंट। डाई मीन्स 2,
लाइफ में 2 टाइम्स जो हमारी डेंटिशन होती है, फर्स्ट सबसे पहले टेम्परेरी देन परमानेंट, तो इसको हम बोलते हैं डाइफ्योडोंट। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है हेट्रोडोंट। हेट्रो मीन्स क्या होता है? डिफरेंट। तो हमारे माउथ के अंदर डिफरेंट टाइप के टूथ मिलते हैं, जैसे इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, और इनकी स्ट्रक्चर होती है अलग अलग जो इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो हेट्रोडोंट क्या होता है? हेट्रोडोंट होता है कि हमारे माउथ के अंदर डिफरेंट टाइप के टीथ मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, तो इसीलिए इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हेट्रोडोंट, जिसके अंदर 4 टाइप के टीथ मिलते हैं ह्यूमन माउथ में। अगर हम बात करें, फर्स्ट वन इज इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, 4 टाइप के टीथ मिलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है थीकोडोंट। थीकोडोंट का मीनिंग क्या होता है? थीकोडोंट का मतलब होता है कि जो हमारे टूथ मिलते हैं वो सब क्या होते हैं? एक सॉकेट में अरेंज होते हैं। सॉकेट मतलब फिक्स होते हैं, एम्बेडेड होते हैं हमारी जॉ बोन के अंदर। तो उस सॉकेट में जो उसकी फिक्सेशन है उसको हम बोलते हैं थीकोडोंट, कि जो टीथ होते हैं वो एक सॉकेट में फिक्स होते हैं। इस फिक्सिंग को या इस फिक्सेशन को बोलते हैं थीकोडोंट। नेक्स्ट आता है ब्यूनोडोंट। ब्यूनोडोंट में क्या होता है? अगर हम डेंटिशन की बात करें तो मोलर्स के अंदर जो लास्ट वन पार्ट है, इसके अंदर डाइजेशन के लिए इनेमल इतनी सॉफ्ट नहीं, इतनी हार्ड नहीं होती जितनी इनमें होती है। उसके अलावा जो ये बीच वाला पार्ट है, गड्ढा जो बना होता है टीथ में, उसको हम ग्रूव बोलते हैं। और जो बाहर थोड़ा सा हाईलाइटेड सा पोर्शन होता है उसको रिजिस बोलते हैं। और जब हम माउथ क्लोज करते हैं तो टीथ क्या होते हैं? एक दूसरे के अंदर फिट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कस्प। तो जो ब्यूनोडोंट होता है उसके अंदर जो ये मिडल वाला रीजन होता है, ग्रूव, ये थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रिजिस, जो मोस्ट ऑफ द मैमल्स के अंदर मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन से टीथ कितने नंबर के टीथ होते हैं, मतलब हमारा डेंटल फॉर्मूला। हमने बात की थी अभी टेम्परेरी टीथ के बारे में। तो जो टेम्परेरी टीथ होते हैं या इन्फेंट्स में जो टीथ होते हैं उसका डेंटल फॉर्मूला होता है 2102 इंटू 2 इक्वल टू 20। 20 कैसे हो जाएंगे कि अगर हम अपर जो ले लेते हैं, लोअर जो ले लेते हैं, उसमें अगर एक साइड के टीथ काउंट करते हैं तो उनमें क्या मिलेगा? 2 मिलेंगे इंसाइजर्स, 1 मिलेगा कैनाइन, देन प्रीमोलर्स एब्सेंट होंगे, उसके बाद 2 मिलेंगे मोलर्स। तो ये जो डेंटल फॉर्मूला बनता है, ठीक है, इसमें क्या होगा? अपर जो का एक साइड, ये लोअर जो का एक साइड, इंटू 2 कर देंगे, 2 + 2 + 1, तो ये हो जाएगा 5, 5 + 5 10 इंटू 2, तो 20 टीथ मिलते हैं एक इन्फेंट में, या जो टेम्परेरी टीथ होते हैं। तो जैसे ये इस डायग्राम के अंदर दिखा रखा है, इसके अंदर जो डेंटल फॉर्मूला दिखा रखा है वो हमें दिखा रखा है परमानेंट टीथ का। परमानेंट टीथ की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 2123 इंटू 2123 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। तो 32 टीथ होते हैं। ये जो डेंटल फॉर्मूला होता है ये होता है हमारा परमानेंट टीथ का। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर ये होगा कि जो इंसाइजर होंगे, जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखा रखा है, जो इंसाइजर होंगे वो होंगे 2, जैसे ये 2। उसके बाद 1 होगा कैनाइन एक साइड में, 2 होंगे प्रीमोलर, और मोलर्स होंगे हमारे 3। और जो लास्ट वन होगा, लास्ट वन 8th मोलर जो बाद में ऐड हुआ है एक्स्ट्रा, तो जो लास्ट मोलर होगा उसको हम बोलते हैं विजडम टूथ, जिसको हिंदी में बोलते हैं अक्ल जाड़। तो ये लास्ट वाली मोलर होती है, इसको हम बोलते हैं विजडम टूथ। तो ये दोनों हमारे डेंटल फॉर्मूला हो गए, टेम्परेरी टीथ का 2102 एंड परमानेंट टीथ का 2123 इंटू 2। तो जो परमानेंट टीथ मिलेंगे वो 32 होंगे, और जो इन्फेंट्स में मतलब टेम्परेरी टीथ मिलेंगे, इन्फेंट्स कह सकते हैं, चिल्ड्रन कह सकते हैं, तो टेम्परेरी टीथ जो मिलेंगे उसमें हो जाएंगे 20। उसके बाद हम पढ़ते हैं टूथ की एनाटमी। इस एनाटमी में हम क्या पढ़ेंगे कि टूथ के पार्ट कैसे होते हैं और ये अरेंज कैसे होते हैं। अरेंज मतलब सॉकेट के अंदर। सबसे पहले हम किसी भी टूथ की बात करते हैं, 3 इसकी बेसिक स्ट्रक्चर होती है, 3 पार्ट्स होते हैं इसके, क्राउन, रूट एंड द लास्ट वन इज नेक। तो जैसा कि डायग्राम के अंदर हमें दिख रहा है, फर्स्ट पार्ट इज क्राउन, दिस पार्ट, यहाँ तक का पार्ट,
उसके बाद नेक रीजन, और जो हमारे सॉकेट्स में फिक्स होता है वो हो जाता है रूट। तो क्राउन, रूट और नेक, ये तीनों पार्ट है जो अरेंज होते हैं इस तरह से। अगर हम बात करते हैं क्राउन की, क्राउन के ऊपर इनेमल की कवरिंग होती है, जो कि ये रही, एक इनेमल की कवरिंग होती है। इनेमल क्या होता है? इनेमल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और वो बेसिकली बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। तो हम बात करें क्राउन की, तो इसके ऊपर कवरिंग होगी इनेमल की, और ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है ह्यूमन बॉडी का। हम बात करते हैं उसके बाद ये बने किससे होते हैं। जो क्राउन रीजन और रूट रीजन है या नेक रीजन है, इसके अंदर हमने ये तो पढ़ लिया कि क्राउन पे कवरिंग किसकी होगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं बने किससे होते हैं। तो जो क्राउन वाला पार्ट है और हमारा नेक वाला पार्ट है, ये बेसिकली बना होता है डेंटिन से। डेंटिन के अंदर क्या होता है? एक कैविटी मिलेगी जिसको हम बोलेंगे पल्प कैविटी। उसके अंदर ब्लड वेसल्स का सप्लाई होगा। ये देखिए, जैसे ये हो गया हमारा डेंटिन, डेंटिन से बना होगा हमारा क्राउन रीजन और रूट रीजन। इसके अंदर ये पल्प चैम्बर, जो ये पल्प कैविटी दिखा रखी है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स और नर्व्स की सप्लाई होगी। और ये जो बोन जिसके अंदर हमारा टूथ होता है एम्बेडेड, जिस रीजन से हम इसको क्या बोलते हैं, हमारे टूथ को थिकोडोंट, क्योंकि ये एक सॉकेट के अंदर फिक्स होता है। अगर हम बात करें सीमेंटम क्या होता है, जैसी हमारी क्राउन के ऊपर कवरिंग है इनेमल की, वैसे ही जो रूट रीजन है उस पर एक कवरिंग होती है जिस सब्सटेंस को हम बोलते हैं सीमेंटम। तो सीमेंटम क्या होगा? रूट की जो कवरिंग होगी उसको हम बोलेंगे सीमेंटम। तो ये हो गई हमारी एनाटमी ऑफ टीथ। तो हमने टीथ के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, हमारी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो कि माउथ की थी, वो आ जाती है टंग। तो हम इसमें टंग के बारे में पढ़ेंगे। टंग का क्या होता है? टंग एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि थोड़ी फ्लेक्सिबल भी होती है, और इसके अंदर इसको हम और क्या बोल सकते हैं? ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, क्योंकि ग्लैंडुलर एंड मस्कुलर स्ट्रक्चर, क्योंकि ग्लैंड्स मिलेगी, बिलो द टंग थी और सलाइवरी ग्लैंड्स थी। तो टंग के बारे में हम पढ़ेंगे। टंग के अंदर सबसे पहले क्या होते हैं? टेस्ट बड्स होते हैं। टेस्ट बड्स, हमने कुछ भी खाया उसका टेस्ट हमें आ रहा है, क्यों? क्योंकि टंग के ऊपर रिसेप्टर्स या टेस्ट बड बने होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टेस्ट को रिसीव करते हैं। तो टेस्ट बड्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले 4 तरह की पैपिलीज या फिर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। टंग में जो रिसेप्टर होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज फिलीफोम, सेकेंड इज फंजीफोम, थर्ड वन इज foliate, and the last one is circumvallate। अगर हम चारों की बात करें, जैसे कि डायग्राम के अंदर है, जो ये है हमारी फोलिएट रिसेप्टर्स होते हैं साइड में, फंजीफॉर्म रिसेप्टर्स जो रेड डॉट्स की तरह होते हैं, उसके अलावा सर्कमवैलेट्स, और जो फिलीफॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट होते हैं और हर जगह स्कैटर्ड होते हैं। स्मॉलेस्ट छोटे छोटे साइज़ के होते हैं और पूरी टंग पे मिलते हैं। इनके ऊपर नो टेस्ट बड्स, इस पे टेस्ट बड नहीं होते। हम बात करते हैं फंजीफॉर्म रिसेप्टर की। ये रेड डॉट की तरह होते हैं और इनके ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं, हैव टेस्ट बड्स। और अगर हम बात करें फोलिएट की, जो ये साइड में दिखा रखे हैं, फोलिएट रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं ह्यूमन में, फ्रॉग में प्रेजेंट होते हैं ये। लास्ट वन बात करते हैं सर्कमवैलेस्ट। ये क्या होते हैं? लार्जेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं जो नोब लाइक स्ट्रक्चर होती है इनकी, थोड़े से लार्जेस्ट साइज़ के होंगे और उनकी नोब लाइक स्ट्रक्चर होगी, जैसा कि डायग्राम के अंदर दिख रहा है। ये रहे हमारे, ये सर्कमवैलेट रिसेप्टर है। उसके अलावा ये फोलिएट रिसेप्टर, देन ये फंजीफॉर्म जो रेड डॉट की तरह मिलेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें टंग की स्ट्रक्चर की, तो टंग की स्ट्रक्चर में ये सारी इसमें अरेंजमेंट दिखा रखी है। एक हम बात करते हैं डॉग्स में।
डॉग्स में जो पेंटिंग होती है, जो उनकी हांफने की जो आदत होती है, वो किस रीज़न से होती है? बिकॉज जो उनकी स्वेट ग्लैंड होती है वो प्रेजेंट होती है कहाँ? इनकी टंग में। जो डॉग होता है उनकी टंग के अंदर इनकी स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, इसीलिए इनकी पेंटिंग की हैबिट होती है। तो स्वेट ग्लैंड्स इनके प्रेजेंट होते हैं इन द टंग। उसके अलावा जो हम ग्रीन चिलीज खाते हैं उसके लिए हमारी टंग में कोई भी टेस्ट बड नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि अगर इसका टेस्ट बड ही नहीं होता तो हमें इसका टेस्ट कैसे आता है? एक्चुअल में जो हम चिलीज़ खाते हैं उसका कोई टेस्ट नहीं होता, जो भी हमें फील होता है वो होती है बर्निंग सेंसेशन। तो इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ के लिए हमारे माउथ में कोई भी टेस्ट बड नहीं होते। इनफैक्ट जो बर्निंग सेंसेशन होती है हमारे माउथ में वो हमें फील होती है एज अ टेस्ट, जो हम ग्रीन चिलीज़ खाने के बाद फील करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टंग की रिसेप्टर्स के बारे में बता दिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि टंग अटैच कैसे होता है। जो टंग होती है इसके टंग में नीचे की साइड फ्लोर पे टंग फ्लोर पे जो अटैच होता है, हमारे जो माउथ का फ्लोर होता है वहाँ पर ये अटैच होता है एक फोल्ड से, जिस फोल्ड को क्या बोलते हैं हम? फ्रेन्युलम। फ्रेन्युलम क्या होता है? जो हमारा माउथ होता है, माउथ में टंग जो है नीचे वाले फ्लोर से अटैच होती है जिस फोल्ड से, उस फोल्ड का नाम है। तो आगे हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ ओरल कैविटी कि जो टंग होती है वो कैसे अटैच होती है। जो हमारा फ्लोर होता है ये वाला पार्ट माउथ का, उससे टंग अटैच होती है एक फोल्ड से, जिस फोल्ड को बोलते हैं फ्रेन्युलम। तो ये जो फोल्ड होगा इसको हम बोलेंगे फ्रेन्युलम। और टंग के लास्ट में एक स्ट्रक्चर होती है वी शेप्ड स्ट्रक्चर। टंग के लास्ट में एक वी शेप्ड स्ट्रक्चर बनी होती है जो क्या करती है? माउथ में ओरल कैविटी और जो फेरेंजियल स्पेस है उसको सेपरेट करती है। ये जो वी शेप्ड स्ट्रक्चर होती है इसको हम बोलते हैं सल्कस टर्मिनालिस। सल्कस टर्मिनालिस का काम क्या होता है कि ये सेपरेट करके रखती है माउथ के फेरेंजियल पार्ट को और ओरल पार्ट को। जैसे कि अगर हम डायग्राम में देखते हैं तो यहाँ लास्ट की साइड होती है हमारी सल्कस टर्मिनालिस, जो क्या करेगी? फेरेंजियल पार्ट को और ओरल पार्ट को सेपरेट करके रखेगी। उसके अलावा अगर हम देखें इस डायग्राम के अंदर, ये होता है बक्कल म्यूकोसा जो लिप और चिक्स की लाइनिंग बनाता है, और ये गम्स या जिंजीवा जिससे हमारे टूथ अरेंज रहते हैं। देन ये लिप्स, टीथ, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है हमारे माउथ का उसको हम बोलते हैं पैलेट। पैलेट दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो आगे वाला पार्ट होता है वो थोड़ा हार्ड होता है और जो पीछे वाला पार्ट होता है वो सॉफ्ट होता है। तो इसको बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट और इसको बोलते हैं हार्ड पैलेट। एज शोन इन द डायग्राम, जो ये फ्रंट वाला पार्ट होगा ये वाला, इसको हम बोलेंगे हार्ड पैलेट, क्योंकि ये हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू बैक पार्ट। तो ये वाला होता है सॉफ्ट पैलेट। उसके अलावा अगर हमारे माउथ के लास्ट में देखते हैं एक हैंगिंग स्ट्रक्चर होती है जिसको नाम दिया जाता है यवुला, जो क्या करता है? प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री इन अवर नोज़ कैविटी। तो नोज़ कैविटी में फूड की एंट्री को बचाने के लिए ये पार्ट होता है यवुला। एंड द लास्ट वन, जो हमारे माउथ के लास्ट में ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं टॉन्सिल। क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन होगा नेज़ोफेरेंजियल, जो हमारी नसल कैविटी से आएगा उसका नाम होगा नेज़ोफेरेंजियल। एंड द सेकंड वन इज लिंगुअल टॉन्सिल, जो हमारी टंग की साइड से होगा। उसके अलावा द थर्ड एंड द लास्ट वन इज पैलेटाइन टॉन्सिल,
तो 3 टाइप के टॉन्सिल होते हैं हमारे माउथ में। द फर्स्ट वन इज नेजोफेरेंजियल एंड द सेकंड वन इज लिंगुअल एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज पैलेटाइन टॉन्सिल। तो उसके बाद ये हो गई हमारी माउथ की स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने टीथ और टंग के बारे में पढ़ा है कि वो किस तरीके से फूड को मिक्स करेंगे और उसके क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं अलग अलग, और टेस्ट रिसेप्टर्स कैसे वर्क करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ईसोफेगस। हमने पढ़ा कि ईसोफेगस एक क्या होती है, सिंपल ट्यूब होती है जो नेक, थोरेक्स देन फूड को लेके आएगी स्टमक में। ईसोफेगस के लास्ट पार्ट में जो ये वाला पार्ट होता है, यहाँ पर एक स्फिंक्टर या वाल्व लगा होता है जो फूड का वन वे पैसेज को मेंटेन करके रखता है। उस स्फिंक्टर को बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। इसका मीनिंग क्या होता है, जो स्टमक और ईसोफेगस इन दोनों की एंट्री पॉइंट पे होगा, जो ये वाला पार्ट है, इसको हम बोलेंगे गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। तो ईसोफेगस के थ्रू क्या होगा, फूड आ जाएगा स्टमक में। आगे बात करते हैं स्टमक की। स्टमक के 3 पार्ट होते हैं बेसिकली, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। यहाँ पर बने होते हैं वाल्व, जिसको हम बोल सकते हैं स्फिंक्टर। तो स्टमक में 2 स्फिंक्टर होते हैं। अगर हम एंट्री पॉइंट की बात करें, ये वाली चीज़ यहाँ होता है कार्डियक स्फिंक्टर। अगर हम बात करें लास्ट पार्ट की, जो कि ये वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। और जो स्टमक का बाकी बचा हुआ पार्ट होता है, ठीक है, जैसे ये कार्डियक स्फिंक्टर हो गया, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर हो गया, और जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं फंडस। उसके अलावा स्टमक के अंदर इरेगुलर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं र्यूक। ये एक्चुअल में क्या होता है, जो स्टमक की इंटरनल लाइनिंग होती है जिसका नाम है म्यूकोसा। तो जो इंटरनल लाइनिंग होती है म्यूकोसा, उसके कुछ इरेगुलर फोल्ड्स होंगे जो स्टमक में प्रेजेंट होंगे, जिनको नाम दिया जाता है र्यूक। एम्प्टी स्टमक में ये र्यूक हमें मिलते हैं। उसके बाद जैसे ही हमने खाना खा लिया उस टाइम ये आयरन आउट हो जाते हैं। तो ये हमारी स्टमक के अंदर पार्ट्स आ गए। और उसके अलावा इनकी लाइनिंग पे यहाँ हर जगह प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जहाँ डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं और जो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट करते हैं। उनको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे जब हम एंजाइमेटिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टमक के बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके अलावा स्टमक के साथ में 2 एसोसिएटेड ग्लैंड होती है, एक होती है लीवर एंड द सेकंड वन इज पेनक्रियास। तो जैसे कि इस डायग्राम के अंदर है, लीवर ये वाला पार्ट हो जाएगा स्टमक के बाद जस्ट फूड की एंट्री हो जाएगी हमारी यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में। स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट में फूड की एंट्री होगी और यहाँ पर सिक्रीशन होगा पेनक्रियास से और लीवर से। तो हम बात करते हैं सबसे पहले लीवर की। लीवर क्या होता है? लीवर हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है, दैट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। लीवर का वेट होता है अबाउट 1.2 to 1.5 kg। जो पूरा लीवर होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मतलब उसके 2 लोब्स बने होते हैं, एक है राइट लोब, एक है लेफ्ट लोब, जैसा कि डायग्राम में है दिस वन। ये होता है ये वाला पार्ट हमारा लेफ्ट लोब, और जो ये वाला पार्ट होता है ये होता है हमारा ये पूरा पार्ट राइट लोब। जो लेफ्ट लोब होगी एक होगी लेफ्ट लोब, एक राइट लोब। लेफ्ट लोब होगी, वहाँ से निकलेगी लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, और जो राइट लोब होगा वहाँ से निकलेगी राइट हिपैटिक। जहाँ हिपैटिक वर्ड आ जाए मतलब वो लीवर से रिलेटेड होगा, तो ये हो जाएगी राइट हिपैटिक डक्ट। उसके बाद करते हैं हम गोल ब्लैडर की, जिसको हिंदी में बोलते हैं पित्त की थैली। तो गोल ब्लैडर क्या होता है एक्चुअल में?
गोल ब्लैडर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। कहाँ पर होती है? इन लीवर। लीवर का काम क्या होगा? बाइल जूस सिक्रीशन। तो जो लीवर में बाइल जूस का सिक्रीशन हुआ है वो जाके स्टोर और कंसंट्रेट होगा गोल ब्लैडर में। तो मेन काम आता है यहाँ पर लीवर का। लीवर के लेफ्ट और राइट लोब क्या करेंगे? बाइल जूस को सिक्रीट करेंगे। और गोल ब्लैडर क्या करेगा? गोल ब्लैडर का फंक्शन क्या होगा? गोल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर करेगा, उसके अलावा इसको करेगा कंसंट्रेट। कंसंट्रेट क्या करेगा? जितनी इसकी कंसंट्रेशन बाइल जूस की सीक्रेट हुई है लीवर से, उसकी 10 से 15 गुना कंसंट्रेशन बढ़ा के गोल ब्लैडर में वो बाइल जूस सीक्रेट हो जाएगा जब तक इसकी सीक्रेशन नहीं होती। तो ये करता कौन है? लीवर से जो लेफ्ट हिपैटिक डक्ट होती है वो लेके आती है बाइल जूस को गोल ब्लैडर में लेफ्ट लोब से, और राइट लोब से राइट हिपैटिक डक्ट, ये जो डक्ट होगी ये गोल ब्लैडर में बाइल जूस को लेके आएगी। अब गोल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है उसका नाम होता है सिस्टिक डक्ट। तो जैसा कि यहाँ डायग्राम में है, लेफ्ट लोब से आ रही है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट लोब से आ रही है राइट हिपैटिक डक्ट, और जो गोल ब्लैडर से आ रही है वो है सिस्टिक डक्ट। बाइल जूस की सिक्रीशन जाएगी पेनक्रियाटिक डक्ट में, उसके बाद जाके दोनों फ्यूज़ होंगे। तो कैसे फ्यूज़ होंगे? लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट, ये तीनों आकर यहाँ हो गए फ्यूज़। फ्यूज़ होने के बाद जो एक कॉमन डक्ट निकलेगी उसको हम बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। तो लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, उसके अलावा राइट हिपैटिक डक्ट और ये सिस्टिक डक्ट, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो बनाएगा कॉमन बाइल डक्ट। तो क्या क्या चीज़ें हुई? राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट, इन तीनों डक्ट ने मिलकर एक कॉमन पैसेज बनाया जिसका नाम हो गया कॉमन बाइल डक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज क्या होता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका जो फर्स्ट पार्ट है यू शेप्ड, पेनक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन का जो यू शेप्ड पार्ट है उसके बीच में हमें मिलती है ये पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक्चुअल में होता क्या है? तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक इलोंगेटेड पार्ट है जिसकी लीफ जैसी स्ट्रक्चर है, और ये एक्चुअल में होती है एक कॉम्प्लेक्स ग्लैंड। कॉम्प्लेक्स ग्लैंड का मतलब होता है ये बोथ एज एक्सोक्राइन और एज एंडोक्राइन वर्क करती है। अब एक्सोक्राइन क्या होता है, एंडोक्राइन क्या होता है? एक्सोक्राइन वो ग्लैंड्स होती है जो डक्ट वाली ग्लैंड होगी और जो एंजाइम सिक्रीट करेगी। उसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड होगी जो डक्टलेस होती है, वो अपनी सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में रिलीज कर देती है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन होता है हार्मोन सिक्रीट करना, और एक्सोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन होता है एंजाइम सिक्रीट करना। तो बीइंग एन एंडोक्राइन ग्लैंड, पेनक्रियाज दो हार्मोन सिक्रीट करती है। फर्स्ट इज इंसुलिन एंड द सेकेंड वन इज ग्लूकेगोन। और एज एन एंजाइम एक्सोक्राइन ग्लैंड वो सिक्रीट करती है पेनक्रियाटिक जूस। तो ये पेनक्रियाटिक जूस आएगा कैसे? ये पेनक्रियाटिक जूस यहाँ से आएगा, ये हमारी है पेनक्रियाटिक डक्ट। तो पेनक्रियाटिक डक्ट की हेल्प से पेनक्रियाटिक जूस आएगा। तो हमारा पेनक्रियाज हो गया कि पेनक्रियाज होता क्या है। उसके बाद क्या हुआ? पेनक्रियाटिक डक्ट आई, पेनक्रियाटिक डक्ट जो क्या कर रही थी? पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रही थी। तो पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट आगे आके हो गई फ्यूज़ होके इन दोनों ने बना ली एक कॉमन डक्ट।
यहाँ पर आके इस डक्ट के थ्रू जो बाइल जूस होगा जो कि हमारा आया है लीवर से, और पेनक्रियाटिक जूस होगा जो हमारा आया है पेनक्रियाटिक ग्लैंड से, वो सब यहाँ मिक्स हो जाएगा और वो आएगा यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इन दोनों की जो कॉमन ओपनिंग होगी उसको नाम दिया जाता है हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। इसका मतलब है कि ऐसी डक्ट जिसके अंदर एक लीवर वाली डक्ट फ्यूज़ हुई है और एक पेनक्रियास की डक्ट फ्यूज़ हुई है, तो ये बन जाएगी हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। और हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट जिस पॉइंट पर ओपन हो रही है, यहाँ पर एक होता है स्फिंक्टर जिसको नाम दिया जाता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। मतलब एक वाल्व होती है जो कि हमारी इस जगह प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी, और जो ये ओपनिंग होती है इसको एम्पुला ऑफ वेटर बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा आ जाता है ड्यूडेनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जो हम आगे पढ़ेंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ तक की स्ट्रक्चर पढ़ ली है, यहाँ तक की पेनक्रियास के बारे में, स्टमक के बारे में, टंग, टीथ और इसोफेगस के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज ड्यूडेनम, सेकंड इज जेजुनम और थर्ड वन इज इलियम। तो यहाँ हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट होंगे इसके। फर्स्ट वन इज ड्यूडेनम, second one is jejunum and the third one is ileum part। तो जो ड्यूडेनम पार्ट होगा वो हमारी एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर होगी। उसके बाद एंट्री हो जाएगी जेजुनम पार्ट में, और जो लास्ट वन हाईली कोइल्ड होगी वो हमारी इलियम होगी, जो ये वाला पार्ट होगा, और जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है वो हमारा होता है जेजुनम। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं ड्यूडेनम के बारे में। ये एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जहाँ पर हमारी डाइजेशन की प्रोसेस मेनली कंप्लीट होगी। जेजुनम जो होता है एक लॉन्ग और कोइल्ड पार्ट होगा जहाँ से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी, और जो इलियम पार्ट होगा ये होगा लॉन्गेस्ट वन एंड ये होगा हाईली कोइल्ड। उसके बाद इलियम की एंट्री होगी लार्ज इंटेस्टाइन में। जो इलियम से जो फूड एंटर करेगा, जो मटेरियल इलियम तक हमारा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा कंप्लीट। एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होने के बाद जो हमारा फूड बचेगा अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड, वो मूव करेगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ताकि उसको इजेशन उसका किया जा सके या उसको रिमूव किया जा सके। तो इलियम उसके बाद ये वाला पोर्शन होता है जो इलियम का सिक्कम में एंटर करता है, या फिर इलियम से जो सिक्कम में फूड एंटर होगा, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। उससे पहले जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था इलियम, वहाँ से फूड एंटर करेगा सिक्कम में। तो यहाँ पर भी एक वाल्व लगी होती है, उस वाल्व का नाम होता है इलियोसिकल वाल्व, जो हमारी लगी होती है इस रीजन के अंदर, उसको बोलते हैं इलियोसिकल वाल्व। उसके बाद हम आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स में। लार्ज इंटेस्टाइन, बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होंगे। फर्स्ट वन इज सिक्कम, सेकंड वन इज कोलन एंड द थर्ड वन इज रेक्टम। अब वन बाय वन देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्कम की। तो जो हमारा स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है ये वाला, ये होता है सिक्कम। इसके अंदर क्या होगा, सिक्कम के अंदर एक ब्लाइंड सैक होता है सिक्कम, जिसकी एंट्री बंद होती है, और सिक्कम के बिल्कुल इधर ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स।
इसका कोई फंक्शन नहीं होता, इसीलिए इसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो ये ह्यूमन बॉडी में ये वाला वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। तो सिक्कम के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो सिक्कम क्या होता है, एक ब्लाइंड सैक होता है जिसके अंदर कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं। उसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, सिक्कम के अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन। तो ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या होगा, वेस्टिजियल ऑर्गन। आगे हम बात करते हैं कोलन वाले पार्ट की। कोलन बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होगा, 3 रीजन होंगे कोलन के। ये वाला 1 2 3, ये कौन कौन से रीजन होंगे, जो ये वाला रीजन होगा इसको हम बोलेंगे असेंडिंग कोलन। ये जो रीजन होगा इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलन, और जो ये रीजन होगा उसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग कोलन। तो कोलन क्या होता है, कोलन वो पार्ट होता है जिससे फूड जाएगा सिक्कम से कोलन में, और कोलन के 3 पार्ट हो जाएंगे हमारे। फर्स्ट वन इज असेंडिंग कोलन and the second one is transverse colon and the third and the last one is descending colon। कोलन का मेनली फंक्शन क्या होता है कि जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड फैट फूड आया या फिर सब्सटेंस आया जो भी अनडाइजेस्टेड था, उसके अंदर से जो वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट करेगा, और वो पार्ट है कोलन। यहाँ पर क्या होगा, वाटर की एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। उसके बाद कोलन के बाद ये पार्ट आता है रेक्टम। रेक्टम क्या करता है, रेक्टम का फंक्शन क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब्ड फैट आया जिसके अंदर से वाटर की एब्जॉर्प्शन हो चुकी थी, वो यहाँ पर उसको हम बोलेंगे फीसिस या फिकल मैटर। वो हो जाएगा यहाँ पर स्टोर। कब तक स्टोर रहेगा, जब तक डिफिकेशन ना हो जाए या फिर जो फिकल मैटर है वो फ्लैश आउट ना हो जाए या उसका इजेशन ना हो जाए। तो ये कब तक स्टोर रहेगा, टिल डिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का कंप्लीट होता है। तो हमने सारे पार्ट्स पढ़े। सबसे ऊपर आ जाता है हमारा ओरल कैविटी, जिसके अंदर हमने सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। कौन कौन सी सलाइवरी ग्लैंड्स थी हमारी, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल। उसके बाद हमने टंग के पार्ट्स पढ़े। देन हमने पढ़े टीथ, कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। देन उसके बाद फूड की एंट्री होती है इस पार्ट में, फेरिंग्स में, जो कि एक कॉमन पैसेज है फूड के लिए और विंड के लिए। देन फेरिंग्स के बाद आता है ईसोफेगस, जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप। फूड पाइप के थ्रू फूड आएगा स्टमक के अंदर। स्टमक के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके अंदर फूड एंटर होगा और उसके अंदर बाइल जूस आएगा फ्रॉम लीवर से, एंड देन पेनक्रियाटिक जूस आएगा पेनक्रियास से। देन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाकी 2 पार्ट, जेजनम और इलियम, जिनमें क्या होगा मेन, फूड का एब्जॉर्प्शन। फूड एब्जॉर्ब होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड बचेगा वो जाएगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। देन वो स्टोर हो जाएगा रेक्टम वाले पार्ट में, और लास्ट में वो इजेक्ट हो जाएगा एनस में। तो हमारा यहाँ पर डाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। जो पार्ट्स थे, उसके बाद जो डाइजेशन की प्रोसेस है, कौन सा एंजाइम है, कितनी उनकी फंक्शनिंग होगी और वो कैसे कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे सिंपलर में, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।